ठीक है, हाँ ये होगा। ठीक है जनाब, ये एक गुफ्तगू रही। अब आइए हम आपकी चौथी किताब की तरफ चलते हैं। ज़रा इसका तारुफ कराइए कि ये चौथी किताब जो है आपकी। इसका है द पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। जी, ये मैंने लिखी थी अपना इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज़ के लिए। अच्छा। और इसमें हम चाहते थे देखना कि ना सिर्फ साउथ एशिया में जो हमारा इलाका है, बल्कि साउथ ईस्ट एशिया जहाँ मैं रह रहा था उस ज़माने में, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, इनमें भी मज़हब के बुनियाद पे क्या सियासत हो रही है। ठीक। तो इसमें मेरे 4 आर्टिकल हैं, एक इंडिया पे, एक पाकिस्तान पे, 2 पाकिस्तान पे, अच्छा। और एक इंट्रोडक्शन। सही। बाकी बांग्लादेश, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन पे बाकी कोलीग्स ने भी लिखे हैं। अच्छा। तो इसमें हम यही चाहते थे देखना कि कैसे मज़हब को सियासत में लाने की कोशिशें हो रही हैं। अच्छा। और हमने ये शो किया कि जहाँ पे भी मज़हब के हवाले से सियासत होती है वहाँ पे अगर जमहूरियत हो भी तो वो मेजॉरिटेरियन जमहूरियत हो जाती है। सही। जो कि मिनॉरिटीज़ को ऑप्रेस करती है। बिल्कुल। लिहाजा मेन आर्गूमेंट है कि मज़हब जो है ना वो प्राइवेट स्फीयर में ही बेहतर है, और उसको अगर आप पॉलिटिक्स में लाएंगे तो आपकी जमहूरियत जो है वो कमज़ोर होगी। बिल्कुल। या कॉम्प्रोमाइज़ होगी। बिल्कुल ठीक। तो जनाब ये तो हुआ आपकी कितनी किताबें अब तक हो गई? 4 हो गई। 4 किताबों का तारुफ हो गया। अब 2 किताबें रह गई हूँ। मेरे ख्याल में ये दोनों किताबें बहुत अहम हैं, और ख़ास तौर पे इसमें अब जिस किताब का हम तारुफ करवाने जा रहे हैं, मेरे ख्याल में इस मौजू पर आप बिल्कुल एक अथॉरिटी की हैसियत रखते हैं, और मैंने बहुत कम ऐसी किताबें देखी हैं पाकिस्तान में जो इस मौजू पर इतनी जामे लिखी गई हैं। तो ज़रा इसका तारुफ कराइएगा। हाँ जी, ये है द पंजाब ब्लडीड, पार्टीशनड एंड क्लेंस्ड, अनरेवलिंग द 1947 ट्रेजेडी थ्रू सीक्रेट ब्रिटिश रिपोर्ट्स एंड फर्स्ट पर्सन अकाउंट्स। जी यासीन भाई, अगर कोई मुझसे पूछे जी ये तुम्हारी सारी इसी का उर्दू जो तर्जुमा ये है, पंजाब का बंटवारा 1947, एक अलमिया हजार दास्तानें। जी, ये पैरामाउंट बुक्स ने कराची में छापा है। ठीक है, बाकी ये सारी ऑक्सफोर्ड की छपी है। जी। हाँ जी। तो मैं समझता हूँ कि इसे कहते हैं ना मैग्नस ओपम, किसी ऑथर का जो होता है एक काम जिसके लिए वो समझता है कि उसने सबसे ज़्यादा उस पर काम किया है, और सबसे ज़्यादा इसको अवार्ड भी 3 मिल चुके हैं। अच्छा। इसको बेस्ट नॉन फिक्शन बुक अवार्ड मिला था 2013 में एट द कराची लिटरेचर फेस्टिवल। अच्छा, वाह। हाँ, उसी साल मिला बेस्ट नॉन फिक्शन बुक अवार्ड एट द लाहौर लिटरेचर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय UBL एंड जंग ग्रुप। अच्छा। और फिर 2016 में इट वाज डिक्लेयर्ड एज द बेस्ट बुक ऑन पंजाब बाय एट पंजाबी एट विसाखी मेला। अच्छा। लाहौर 2016। तो ये 3 अवार्ड इस किताब को मिले हैं। अच्छा। और इसमें हमने जो आर्गुमेंट की है वो ये है, जरा सुन ले, कि अगर हिंदुस्तान का तकसीम ना होती तो पंजाब भी तकसीम ना होता। अच्छा। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर हिंदुस्तान तकसीम होता तो पंजाब भी होता। ठीक। दैट डजंट फॉलो। बिल्कुल। तो पंजाब के अंदर क्या हालात थे कि ये तकसीम भी हुई, ये उसकी तलाश है। अच्छा। और ये मसला ऐसे है कि इसके अंदर सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि जो पंजाब गवर्नर्स जो हैं उनकी हर 14 दिन के बाद रिपोर्ट, यहाँ के चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट वो अवेलेबल है। अच्छा। लेकिन जहाँ पे पावर ट्रांसफर होती है टू द इंडियन पंजाब एंड पाकिस्तानी पंजाब, उसके बाद ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन जो है कि क्या हो रहा था वो कोई नहीं है। अच्छा। समझ गया? जी जी, मैं समझ। हाँ। अच्छा, तो आई बीइंग अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट, मैं हिस्टोरियन नहीं हूँ बल्कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट हूँ। जी जी। मैंने इसको अप्रोच किया एज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द स्टेट। जी। कि जब कोई स्टेट कोलैप्स हो जाए या हो रही हो और उसमें जो रहते हैं ग्रुप वो एक दूसरे पे शक की निगाह से देखते हो और उनके दरमियान कोई समझौता ना हो, तो उस इन हालात में अगर आप वायलेंस ले आए तो वो मुआशरा जो है ना वायलेंस प्रोन हो जाता है। और यही हुआ कि पंजाब में
ये वायलेंस जो है मार्च 1947 से शुरू हुई। इसका आगाज़ हुआ 16 अगस्त 1946 को कलकत्ता में। अच्छा। जो कि शायद मुस्लिम लीग की उस ज़माने में हुकूमत थी, और पहले 2-3 दिनों में मुसलमान गुंडों ने हिंदुओं को अटैक किया। अच्छा। उसके बाद हिंदुओं ने मिलकर मुसलमानों को किया और 10,000 लोग मारे गए, ज़्यादातर मेरे ख्याल से मुसलमान मारे गए। अच्छा। इसके बाद कोई 3 हफ्ते के अंदर अंदर बिहार में ये कम्युनल वायलेंस हुई। अच्छा। जहाँ पे सिर्फ मुसलमानों का उन्होंने कत्लेआम किया। जी जी। 5 से 7 हज़ार मुसलमान मारे, वहाँ पे हिंदुओं के मारे जाने की कोई इतला नहीं। हाँ। ये फिर चलते चलते छोटे छोटे होते हुए ये हज़ारा डिस्ट्रिक्ट ये अच्छा। फ्रंटियर में आई। जी जी जी। जहाँ पे इन्होंने हिंदुओं और सिखों के ऊपर हमले करके उन्हें मारा। जी जी। वहाँ से चल के ये पंजाब में आई है। और पहला जो हमला हुआ है वो मार्च 1947 में हुआ। अच्छा। जिसमें हर सब कम्युनिटीज़ ने, यानी हिंदू सिख एक तरफ, मुसलमान दूसरी तरफ हिस्सा लिया। लेकिन ये उन इलाकों में हुआ जहाँ पे मुसलमान मेजॉरिटी में थे। तो इसमें ख़ास तौर पे रावलपिंडी के इलाके में सिखों के गाँव को घेरा डाल के मुसलमान मॉब्स ने वहाँ पे बहुत बड़ा कत्लेआम किया। ठीक। अच्छा, उसके बाद ये स्टोरी चलती जाती है। जी जी, सुन रहा हूं। माउंटबेटन कम्स एंड ही टॉक्स टू द पीपल और ही कम्स टू द कंक्लूजन कि ये हिंदुस्तान जो है ना यूनाइटेड नहीं रह सकता। सब एफर्ट्स फेल हो चुके हैं। कैबिनेट मिशन जो थी वो पहली फेल हो चुकी थी उसके आने से पहले। तो ही डिसाइड्स कि नाउ वी गो फॉर पार्टीशन। सही। तो तब ये डिमांड फिर कांग्रेस की और सिखों की थी कि हमारे इन प्रोविंसेस को भी आप पार्टीशन करें। अच्छा, ये पार्टीशन इन प्रोविंसेस की जो है पंजाब की, उसमें मजीद मसला ये था कि इसकी कोई नेचुरल पार्टीशन नहीं है। कोई ऐसा दरिया नहीं है जो इनको अलग कर दे। पंजाब में उस ज़माने में 75 से लेके 80% जो प्रॉपर्टी है ना, बैंक, इंडस्ट्री, बिजनेसेस, वो हिंदुओं सिखों के पास थी। सही। लैंड ओनरशिप भी उनके पास बहुत थी, लेकिन मुसलमान बिग लैंडलॉर्ड भी थे। अच्छा। हाँ, बिग लैंडलॉर्ड भी मुसलमान है, बल्कि सबसे बड़ा ग्रुप लैंडलॉर्ड्स का मुसलमानों का था। अच्छा। लेकिन ये सारे तो पंजाब के किस इलाके में थे? कौन जो लैंडलॉर्ड पाकिस्तान के थे? ये आप कह सकते हैं सारा वेस्ट पंजाब। अच्छा। सारा साउथ पंजाब, ये जो पाकिस्तान के इलाके में। हाँ, ये पाकिस्तान के इलाके में। ईस्ट पंजाब तो ओवर पॉपुलेटेड इलाका था ना। ठीक है। तो वहाँ पे तो बिग लैंडलॉर्डशिप खत्म ही हो चुकी थी। मास वाए ये छोटी छोटी, ये नवाब ममदोड की फिरोजपुर में कोई ज़मीन थी इधर उधर, या महाराजा पटियाला के पास होगी। ठीक है। मगर बिग लैंडलॉर्डिज्म इधर थी। हाँ, ये मियाँ वाली और ये सब अंग्रेजों से हासिल की गई। ये सब अंग्रेजों की अपना मेहरबानी है। एक लैंडलॉर्ड ऐसा नहीं है जो अंग्रेजों की मेहरबानी के बगैर लैंडलॉर्ड हो, स्वाय ये बागबान के जो मियाँ फैमिली है, मियाँ इफ्तिखारुद्दीन। अच्छा। ये अंग्रेजों, ये मुगलों के दौर के जो है ना, इनको ये दिया गया था शालीमार बाग। अच्छा। कि ये निगरान थे, गार्ड, जो भी आप कह सकते हैं। अच्छा। इनकी ज़मीन उस हवाले से आई। अच्छा। बाकी 99.9% अंग्रेज़ों की मेहरबानी है। ठीक है। तो ये सिर्फ एक है। अच्छा, तो अच्छा, दूसरी बात ये है कि इंडियन आर्मी जो अंग्रेज़ों ने बनाई थी, 2.5 मिलियन में से 1 से ज़्यादा मिलियन पंजाबी थे। अच्छा। तो जब वो डीमोबलाइज हुए 1945 में और अपने अपने गांव गए, और उनके पास आर्म्स भी थे, वो साथ साथ ले आए। कोई ग्रेनेड ले आया, बिल्कुल, कोई छोटी सी पिस्टल ले आया। अगर वो कोई नाए नहीं तो उनको लड़ने का तो तरीका आता था। तो अगर ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाए और उसमें ट्रेन्ड किलर्स भी आ जाए, तो उसका लेवल ऑफ वायलेंस बहुत बढ़ सकता है। तो इसलिए पंजाब में वायलेंस का लेवल, अब यूं आप अंदाजा यूं लगाएं, पार्टीशन की राइटिंग के बाद जो हुई लड़ाई, हाँ जी, वायलेंस के बाद सारे हिंदुस्तान की मारे जाने की जो तादाद है ना, वो है 1 से 1.5 मिलियन की। ठीक है। और 14 to 15 मिलियन वर फोर्स टू लीव देयर होम्स टू फाइंड प्रोटेक्शन आइदर इन इंडिया और इन पाकिस्तान। ठीक है। अच्छा, उसका हिंदुस्तान की पॉपुलेशन थी 390 मिलियन। ठीक है। उसके अगर उसके हवाले से उसका प्रोपोर्शन निकालें तो इट्स स्टिल वेरी स्मॉल। बिल्कुल। पंजाब की उसका पॉपुलेशन जो थी, अगर हम प्रिंसली स्टेट्स भी इंक्लूड कर लें तो वो थी 33.9 मिलियन। अच्छा। और उसमें से 10 मिलियन पीपल हैड टू रन फॉर सेफ्टी
अच्छा। विच इज 30% ऑफ द पॉपुलेशन को अपना घर छोड़ना पड़ा जी। और 500,000 से लेके 800,000 पीपल वर किल्ड। सही। तो पार्टीशन ऑफ इंडिया का जो कहते हैं ना सारा मलबा है वो तो पंजाब पे गिरा। पंजाब पे गिरा। हाँ, देखे ना प्रोपोर्शन देखे 33.9 मिलियन बिल्कुल और कहाँ 390 मिलियन की प्रोपोर्शन में। तो ये लेवल है यहाँ की वायलेंस का। और उसकी वजह ये है कि सिख चाहते थे पार्टीशन की पंजाब, मुसलमान नहीं थे चाहते, वो उन्होंने वोट इसके खिलाफ दिया। हिंदू और सिखों ने पार्टीशन ऑफ पंजाब के हक में वोट दिया। सही। क्योंकि हिंदुस्तान की तकसीम जो है मुसलमानों ने करवाई। सही। तो ये इस किस्म की लॉजिक है। अच्छा, इसके ऊपर मसला सबसे ज्यादा नुकसान इससे पंजाब को हुआ। अच्छा, मसला ये था कि ओके टिल 14th August 1947 ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स डू टेल द स्टोरी के हो क्या रहा है। व्हाट अबाउट द इवेंट्स आफ्टर दैट? क्योंकि पंजाब गवर्नर सर एवर जेंकिंस के मुताबिक 4th August 1947 को 5,200 पीपल हैड बीन किल्ड, 1 to 6। एक मुसलमान अगर मारा गया तो 6 हिंदू सिख मारे गए, ये प्रोपोर्शन थी। सही। लेकिन जब पार्टीशन हो गई तो 31 दिसंबर के पहुंचते पहुंचते 500,000 से 800,000 लोग मारे गए। या फिगर देखें ना। बिल्कुल। और उसमें मेरी आर्गुमेंट है कि मुसलमानों ने ज्यादा इसमें हिस्सा लिया शुरू में। अच्छा। लेकिन आखिर में ईस्ट पंजाब के मुसलमान ज्यादा मारे गए हैं हिंदुओं और सिखों को अगर काउंट एक भी किया जाए तो। वेस्ट पंजाब में हिंदू मुसलमान अगर मारे गए हैं तो 200,000 से लेके 250,000 तक, और मुसलमान जो है 250,000 से लेके 500,000 तक जो है कत्ल हुए हैं। सही। उसकी वजह यह है कि क्योंकि इन्होंने अटैक यहाँ पे किए, वो लोग उन्होंने वहां पे जाके तैयारी शुरू कर दी थी। तो जब पार्टीशन हुई तो वहां पे तैयारी थी कि इनके ऊपर अटैक करना है। लेकिन शुरू इधर पे मुस्लिम लीग के लीडरों ने ये सारी हरकतें की हैं। सही। ठीक है। तो इस तरह है कि ये फिर मुझे 12 साल लगे दोनों तरफ पंजाब के जाके, बल्कि लंदन भी मैं गया। अच्छा। सिंगापुर में भी हिंदू सिख मुसलमान जो पंजाबी मिले उनसे इंटरव्यू किए। तो 1999 से लेके जो मैंने इंटरव्यू शुरू किए थे किताब लिखने से पहले, और 11 अप्रैल 2011 तक के जो इंटरव्यू हैं वो उनमें से 259 इंटरव्यूज आर कोटेड इन द बुक। अच्छा। तो ये इस तरीके से एक हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो गया है उन लोगों का कि जिन्होंने पार्टीशन देखी या उन दंगों में हिस्सा भी लिया। अच्छा। उन्होंने माना भी है, उनकी पिक्चर्स भी हैं। अच्छा। पिक्चर्स हैं। अच्छा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पिक्चर्स हैं और उनकी इजाजत से। अच्छा। इजाजत से। अच्छा, तस्लीम भी किया। तस्लीम भी किया। हाँ जी। अच्छा, तो अब मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान की जब तहरीक की बात की जाती है तो उसमें ये बहुत कहा जाता है कि उर्दू स्पीकिंग का बहुत हाथ है और हमने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं पाकिस्तान बनाने में। लेकिन ये किताब का जब आप हवाला दे के बात कर रहे हैं तो इसमें ऐसा लगता है कि इसका तो सबसे ज़्यादा नुकसान या सबसे ज़्यादा जानी माली नुकसान जो हुआ है वो पंजाब में हुआ है। अच्छा। तो क्या आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, वो ऐसे उसका आर्गूमेंट यूँ बनती है जी जी कि ये जो है मुस्लिम सेपरेटिज्म की तहरीक जो है ये तो बुनियादी तौर पे यूपी के जो अशराफ हैं ये उनकी तहरीक अशराफिया की थी ना। जी हाँ। और उस जमाने में ये कैसे चली जब उन्हें पता भी था कि कभी पाकिस्तान वहां पे नहीं बन सकता उन इलाकों, लेकिन वो उस इलाके में करते रहे। उसमें कुछ अंग्रेजों की अपनी भी चालें होंगी कि मुसलमानों को कहा कि आप ये डिमांड करें कांग्रेस को लेट डाउन करने के लिए। बिल्कुल। लेकिन 1940 में ये सारी मूवमेंट का जो मरकज है लाहौर आ जाता है और पंजाब आ जाता है। तो यूपी का जो रोल है उसके बाद ये है कि शुरू वहां से हुई, लेकिन बाकी पाकिस्तान बनना तो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस में था ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारा जो फिर हुआ कि मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस में मुसलमानों को मूवमेंट में लाया जाए। बिल्कुल। और पार्टीशन जब हुई तो ये टू द क्रेडिट ऑफ महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, उसमें पटेल का किरदार एक और किस्म का है जो नेगेटिव है। इन दोनों ने मुसलमानों पे वैसे हमले नहीं होने दिए। और मैंने कोट किया है डॉक्टर इश्तियाक हुसैन कुरैशी को। अच्छा। जो कि मुहाजिर भी थे और फेडरल मिनिस्टर भी रहे
वाइस चांसलर कराची यूनिवर्सिटी भी रहे, इससे ज़्यादा ऑथेंटिक कौन हो सकते हैं। सही कि एक किस्सा उन्होंने बयान किया है कि जब मुसलमान बेचारे सारे जाके तो हुमायूं के वो जो है ना, हाँ वहाँ पे उन्होंने पनाह ली हुई थी, या ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के वहाँ पे जाके ना, जहाँ पे मुसलमानों का इलाका था, तो वो कहते हैं मैं और डॉक्टर जाकिर हुसैन जो बाद में वाइस चांसलर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, जी जी, हम दोनों और शायद एक और बुजुर्ग, वी वेंट टू महात्मा गांधी, क्योंकि गांधी उस जमाने में ऑर्गेनाइज कर रहे थे ये वॉलंटियर्स जो वायलेंस के खिलाफ काम करें। तो कहते हैं हमने उन्हें जाके कहा कि मुसलमान जो है वो तो गाली, इनका तो बुरा हाल होगा, तो आप ही कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा क्या तुम्हारा ख्याल है मैं कुछ कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा जी आप ही कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं पूरी कोशिश करूँगा। और फिर वो वहाँ पे ख़त्म करते हैं कि उसके बाद मुसलमानों पे अटैक ख़त्म हो गए। अच्छा। और जो मुसलमान दिल्ली वहाँ रहना चाहता था वहाँ रह गया, जो आना चाहता था वो सेफली यहाँ आ गया। अच्छा। इसीलिए उन्होंने गांधी को कत्ल भी कर दिया। ये उन्हीं की स्टेटमेंट है। अच्छा। जो किताब के अंदर कोटेड है। अच्छा। तो अगर आप इश्तियाक हुसैन कुरैशी साहब जो एक मुअज़्ज़ज़ फैमिली थी, ठीक है, दिल्ली की, और जो बाद में हमारे बड़े यानी मुहाजिर भी थे, मुस्लिम लीगी भी थे, मिनिस्टर भी थे, अगर वो ये कह रहे हैं तो फिर और किसी की तो जरूरत नहीं है। ठीक। अच्छा, अलबत्ता सिख लीडरों ने एक और फैसला किया कि यहाँ से सब मुसलमानों को निकालो और वेस्ट पंजाब से जो सिख आ रहे हैं उनको ला के यहाँ पर चंद डिस्ट्रिक्ट्स में बनाओ, ताकि यहाँ पे पहली दफा हिस्ट्री में सिखों की मेजॉरिटी हो। You see, 1947 से पहले सिख were only 13.2% of the Punjab population. अच्छा। And they were not in a majority anywhere, not even in अमृतसर जो उनका होली सिटी है। बिल्कुल। तो खालिस्तान की मूवमेंट पार्टीशन से भी बनती है। अच्छा। कि पहली दफा सिख एक मेजॉरिटी में है ईस्ट पंजाब में। ठीक है, समझे आप? लेकिन वो तभी हो सकते थे अगर वहां से मुसलमानों को निकाला जाए। अच्छा। अलबत्ता बाकी हिंदुस्तान से जो मुसलमान आए हैं उस पर कुछ मेरठ में कुछ अटैक हुए, कुछ यहाँ हुए, कुछ बॉम्बे में हुए, लेकिन बाय एंड लार्ज उन्होंने इंडियन हुकूमत ने हमले नहीं होने दिए। मतलब जो यूपी वाले मुसलमान थे जो जानी हम नुकसान कम हुआ, माली जो हुआ, जो कुछ छोड़ के थोड़ा सा अगर हुआ हो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। हाँ। ये वो है जो खुद यहाँ पे आए ये सोच के कि मुसलमानों का मुल्क बनेगा और यहाँ पे हम आज़ाद होंगे, हम अपनी ज्यादा बेहतर तरीके से इसमें करियर का, जॉब का भी एक चांस होगा। ठीक है। तो इनका यहाँ पे आना वॉलंटियर है। ठीक है। दे आर नॉट फोर्स्ड माइग्रेंट्स, दे आर वॉलंटरी माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। दोनों का कैरेक्टर फर्क है। पंजाब में जो वो भाग के आए हैं, ये कहते हैं ना कुर्बानियां दी, वो कुर्बानियां नहीं दी, जाने गई मुसलमानों की। क्योंकि कुर्बानी तो होती है कि आप कॉन्शियसली दें, लेकिन अगर आप जान बचाने के लिए भागें तो फिर तो आप जान बचा रहे होते हैं ना, तो वो तो जान बचाते हुए आए हैं। बिल्कुल ठीक। और ये क्लियर हो गया। हाँ, ये चीज क्लियर हो गई। यूपी से जो लोग आए हैं वो बाय चॉइस आए हैं। बिल्कुल, बाय एंड लार्ज। ठीक है। अच्छा, अब एक बात मैं इसमें आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि अभी जब आपसे इंटरव्यू से पहले कुछ बातचीत हो रही थी तो उसमें आपने कहा कि मैं मोहम्मद अली जिन्ना पर एक नई किताब लिखना चाह रहा हूँ। हाँ, तो इस मौके पे मैं आपसे यहाँ पर वो बात अलग हम करेंगे, यहाँ पे मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब ये फसादात हो रहे थे उस वक्त कायद-ए-आज़म का क्या रोल था, उन्होंने कितने बयानात दिए, किस तरह वो यानी सेफ करने के लिए मुसलमानों की जानों के लिए उनके कोई अहम मैसेजेस वगैरह चीज़ें हैं? बहुत हैं, और उस किताब में मैंने जितने भी हैं ना स्टेटमेंट्स उनको प्रेजेंट कर दिया। तो उससे कोई फायदा भी पहुंच रहा था मुसलमानों को, ऐसे वो बयान आप देखें ना, ऐसे मैं बताता हूँ, जवाहरलाल नेहरू, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद एंड लीडर्स, ये बेसिकली शरीफ लोग थे। ठीक है। जिनकी सारी सियासत जो है नॉन वायलेंस की थी। ठीक है। और इनका शायद ये गलत फहमी होगी कि पार्टीशन तो हो जाएगी लेकिन ये पुरअमन होगी। अच्छा। इसमें माउंटबेटन की भी बहुत गलती है, उसने इन सब से पूछा और सिख लीडरों से भी पूछा, सब ने कहा जी नहीं हम अमन से होने देंगे। ठीक है। लेकिन ये सब झूठ था, क्योंकि पंजाब का गवर्नर हर 2 हफ्ते के बाद लिख रहा था यहाँ पे ब्लड बाथ होने वाला है, सेंड मी 20,000 सोल्जर्स। अच्छा। ब्रिटिश सोल्जर्स। अच्छा। जिनकी मदद से मैं यहाँ की ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन करा सकूँ पंजाब के अंदर। अच्छा।
वो हुकूमत उनके पास थी कोई नहीं। अच्छा। सो दे वर नॉट एबल टू गेट दोज ट्रूप्स। अच्छा। तो विदाउट प्रेपरेशन पार्टीशन हो गई। तो कौन लोग थे कि जिन्होंने इस चीज को जो है ना ज्यादा तेज किया फसादात करवाने में? अच्छा, वो फसाद तो मैंने बताया है ना। हाँ। फसाद शुरू तो हुए हैं मार्च में। ठीक है। और रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान और अमृतसर में, ये 3 शहर तो मुसलमानों की मेजॉरिटी के हैं। और तो किसी बड़े लीडर का हाथ है किसी भी पार्टी के या किसी भी फिरके के या ग्रुप के, ये मेरा मतलब है, कोई ऐसी चीज नजर आती है इसमें? देखें, जब पार्टीशन हो गई है ना, उसमें मैंने बताए हैं बड़े लीडरों का। अच्छा। क्योंकि उसका बड़े लीडरों का नुमाया होके आया है। बिल्कुल। मसलन सरदार पटेल के 4 मुख्तलिफ लोगों से मैंने अपना ये स्टोरी ली है कि ही वॉज फाइनेंसिंग बॉम्ब फैक्ट्रीज। ओहो। हाँ, लाहौर में 1-2 बॉम्ब भी चले हैं वो। अच्छा। उसमें अच्छा, और ये अपना CID की रिपोर्ट्स भी हैं जो मैंने कोट की हैं। ठीक है। और इन्होंने एक मशहूर किस्सा है जिसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन इन्वॉल्व थे। ये है सितंबर 1947 में या अगस्त। जलंधर के मुसलमान जो है ना सारे दहशत में, वो सारी ट्रेन के लिए अपना जलंधर स्टेशन पे आ गए। अच्छा। मुश्ताक साहब प्लीज, ये जलंधर स्टेशन पे आ गए तो वहाँ पे पनाह लेनी चाहिए, इन्होंने कोशिश की तो हिंदुओं ने इन्हें घेरा डाल लिया। तो उस जमाने में डॉक्टर जाकिर हुसैन कश्मीर जा रहे थे, वो भी वहाँ फंस गए। तो ये सारे मारे जाने लगे थे। ठीक है। तो इतने में अपना जवाहरलाल नेहरू केम टू जालंधर। अच्छा। और उसने बहुत लान तान की ये कांग्रेस के वर्कर्स पे, ये कि तुमने जो किया है ये बिल्कुल गलत है, मैं यहाँ के मुसलमानों को वापस लेके आऊँगा। ठीक। और उसके बाद ये हुआ कि जो कैंप्स बने हुए थे वहाँ पे मुसलमानों वहाँ पीसफुली चले गए। अच्छा। उसके बाद सरदार पटेल आए और वो शायद 2 दिन रहे और फिर चले गए, और उसके बाद फिर अटैक शुरू हो गए। सो 4 डिफरेंट केसेस ऑफ सरदार पटेल इन्वॉल्व्ड इन वायलेंस अगेंस्ट मुस्लिम्स। अच्छा। अच्छा। मैंने जब लिखा है तो कई मेरे हिंदू दोस्त जो कि बहुत अजीज हैं उनको भी ये जरा बुरा लगा क्योंकि ये उनके बहुत अजीज लीडर है ना। हकीकत ये है, हमारी तरफ ये है कि एक ट्रेन चली थी पिंड दादन खां से, नॉर्थ पंजाब से, ठीक, जिसको कामोकी के पास, ये लाहौर और गुजरांवाले के दरमियान है कामोकी, एक छोटा सा, वहाँ पे उसको रोक के तो जितने वहाँ पे हिंदू सिख थे तकरीबन उनको मार दिया गया। अच्छा। और उसके लिए मैंने एक पाकिस्तानी मिनिस्टर का, जिसको मैंने प्रॉमिस किया कि उसका नाम मैंने कभी नहीं बताना। अच्छा, अच्छा। वो आई विटनेस है। अच्छा। वो और उसके वालिदैन और उसकी फैमिली लाहौर से जा रहे थे रावलपिंडी। अच्छा। तो जब उन्होंने वो ट्रेन वहां पे आई तो ये रुके, तो उनके वालिद ने नीचे उतर के पूछा ये क्या है, तो वहां पे जो DSP था या SP वो उनका कजन था। अच्छा। तो उन्होंने कहा ये ऑर्डर हमें प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से आए। अच्छा। तो इसका मतलब है लियाकत अली खान एंड द रेस्ट हैड सेड के आप इन्हें उड़ा दें। उसकी वजह ये थी, इनकी लॉजिक ये थी कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो वहां पे जो मुसलमानों की ट्रेन पे अटैक होते हैं वो होते रहेंगे। तो यही तरीका है उनको दहशत, यानी इसे कहते हैं डिटेरेंस। जी जी जी। ठीक है कि अगर आप करेंगे तो हम भी करेंगे। तो ये इनकी मंतिक है। ठीक है। आप जब जुर्म करते हैं उसके लिए कोई लॉजिक तो ढूंढते हैं, बुराई के लिए कोई जवाब नहीं होना चाहिए। वही ना। ठीक है। तो ये है। तो जनाब इस किताब पे बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई और इसमें 1-2 बातें हैं लेकिन वो मैं आगे चलकर पूछूंगा। लेकिन अब हम आते हैं एक अपनी आपकी एक और किताब की तरफ। इसका भी उर्दू तर्जुमा भी हुआ है, तो आइए ज़रा सा ये किताब देखते हैं। हाँ, ये है जी लेटेस्ट किताब मेरी। इसका नाम है पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट, ओरिजिन्स, इवोल्यूशन, कॉन्सिक्वेंसेस 1947 to 2011।